गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिजिक्स की सीरीज कर रहे थे जिसमें सारे चैप्टर्स हमने किए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 12 लेकर आपके सामने हुए हैं हाजिर। तो चैप्टर नंबर 12 आपका जो है वो है काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी चैप्टर नंबर 12 कुछ काइनेटिक मैकेनिज्म्स जो आपके सब्सटेंस जो होते हैं उससे रिलेटेड है कि सब्सटेंस किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल का आपस में क्या नेचर होता है, वो सारी की सारी चीजें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो आप सबको पता है बेटा कि जो मैटर मिलकर बना होता है, मैटर इस पूरी दुनिया में 3 तरीके के पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, ये 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आप सबको पता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब ये जो अगर मॉलिक्यूल है, ये अगर पास पास है बहुत ज्यादा, उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसा सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस कहलाता है। इसी तरीके से अगर थोड़ा बहुत गैप है मॉलिक्यूल के बीच में, 2 मॉलिक्यूल के बीच में, तो ऐसा सब्सटेंस आपका लिक्विड सब्सटेंस कहलाता है। और साथ ही अगर आसानी से जिसके बीच में हाथ फेर सकते हैं, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, तो ऐसा सब्सटेंस गैसीय सब्सटेंस कहलाता है। तो हम देखते हैं इसको मॉलिक्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। वी नो दैट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ 1 or more एटम कंस्टिट्यूट मैटर। अभी मैंने बताया कि 1 or more मैटर से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस ही मैटर कहलाता है। अब ये 3 तरीके के होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड और थर्ड वन इज गैस। तो सॉलिड के अंदर क्या कहानी होगी, देखिए दोस्तों, सॉलिड दीज एटम मॉलिक्यूल्स आर रिजिडली फिक्स्ड एंड स्पेस बिटवीन देम इज वेरी लेस। मैंने अभी भी बताया कि जो मॉलिक्यूल एटम के बीच का जो स्पेस है बहुत कम होगा, वेरी लेस होगा। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड। यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसा सब्सटेंस आपकी किस कैटेगरी के अंदर आता है, सॉलिड के अंदर आता है। इसी तरीके से लिक्विड सब्सटेंस की अगर अपन बात करें बेटा, तो लिक्विड सब्सटेंस के अंदर क्या होगा कि दोनों के बीच में जो स्पेस है सॉलिड से बहुत ज्यादा होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो लिक्विड, these atom and molecule can more enabling liquid to flow। तो अगर आपके एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सॉलिड, तो ऐसा मैटर आपका कैसा मैटर कहलाएगा, लिक्विड मैटर कहलाएगा। सिमिलरली गैस के अंदर, इन गैसीय एटम आर फ्री टू ट्रेवल without colliding for large distances such that if gases were not enclosed in an enclosure they would disappear। वो कह रहा है कि अगर किसी एनक्लोजर के अंदर अपने गैस के मॉलिक्यूल डाले और एनक्लोजर को अगर ओपन कर दिया तो वो डिसअपियर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि जो एटम है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस कहलाता है, गैसीय सब्सटेंस कहलाता है। तो कहने का मतलब आपको 3 बातें ध्यान रखनी है दोस्तों कि सब्सटेंस इस दुनिया में 3 तरीके के हैं। पहला कहलाता है सॉलिड, दूसरा कहलाता है आपका लिक्विड और तीसरा कहलाता है आपका गैस। सॉलिड के अंदर जो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, वेरी लिटिल डिस्टेंस। सॉलिड के कंपैरिजन में एटम की डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर कैसा कहलाता है, लिक्विड कहलाता है। और इसी तरीके से अगर डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसा सब्सटेंस आपका गैसीय सब्सटेंस के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर नेचर क्या है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि क्या अभिधारणा है। एटॉमिक हाइपोथेसिस क्या है कि ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ एटम, लिटिल पार्टिकल्स दैट मूव अराउंड इन परपेचुअल मोशन। मैंने आपको बताया कि जितने भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, वो एटम से मिलकर बने होते हैं। छोटे से छोटे जो पार्टिकल है वो एटम से मिलकर बना है। अब वो एटम निर्धारित करता है कि वो उसके बीच में, 2 एटम के बीच में जगह कितनी, उससे उसका निर्धारण होता है कि वो सॉलिड में जाएगा, गैसियस फॉर्म में जाएगा या लिक्विड फॉर्म के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या है कि जितने भी दुनिया के अंदर चीजें, वस्तुएं हैं, वो सब एटम, लिटिल एटम से मिलकर बनी होती है और वो मूव करती है रैंडमली मोशन की तरह करती है, अट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती है व्हेन दे आर एट अ लिटिल डिस्टेंस अपार्ट। और वो अगर एक दूसरे के बहुत कम लिटिल डिस्टेंस पर है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती है। बट
रिपेलिंग अपॉन बीइंग स्क्वीज्ड इनटू वन अनदर, और अगर एक दूसरे को दबाती है तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती है। आगे क्या कह रहा है देखिए, न्यूटन्स एंड सेवरल अदर ट्राइज टू एक्सप्लेन, देखिए डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी, जिसमें न्यूटन भाई साहब और सेवरल अदर ने क्या एक्सप्लेन किया, द बिहेवियर ऑफ द गैसेस का बिहेवियर बताया बाय कंसीडरिंग दैट गैसेस आर मेड अप ऑफ टीनी एटॉमिक पार्टिकल। उन्होंने बताया, न्यूटन और उनके साथियों ने बहुत सारी स्टडी करी और उसमें क्या बताया कि जो गैसेस वाला जो सब्सटेंस होता है वो बहुत टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो काइनेटिक थ्योरी को इससे रिलेट कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी आल्सो रिलेट मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस सच एज विस्कोसिटी। तो काइनेटिक थ्योरी से हम विस्कोसिटी को, कंडक्शन को, डिफ्यूजन को, मॉलिक्यूलर पैरामीटर को आदि ऐसी बहुत सी जो खासियत है उन सबको एस्टिमेट ऑफ मॉलिक्यूल साइज एंड मासेस को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी से, क्योंकि हमें बहुत से साइंटिस्ट ने कहा कि टीनी पार्टिकल, और टीनी पार्टिकल क्या होता है, एटम, तो एटम से मिलकर बना होता है, तो हम विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी इन सारी चीजों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ assumptions of kinetic theory, काइनेटिक थ्योरी के कुछ assumptions हैं, इसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ assumptions मानने पड़ेंगे। तो पहला assumption क्या है, every gas consists of extremely small particle। अभी अपन ने देखा और न्यूटन और उनके साथियों ने भी यही बताया कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। The molecules of a given gas आर आइडेंटिकल, और जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल है ये सब आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं, है ना, बट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर गैस। कहने का मतलब कि अगर एक गैस के एटम है तो वो सब सेम होंगे, दूसरे अनदर गैस ले ली तो वो सब होंगे, लेकिन पहली गैस और दूसरी गैस के जो एटम है वो आपस में डिफरेंट होंगे। वापस से समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी भी गैसें हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की जो गैस है उसके जो एटम है वो टीनी पार्टिकल होते हैं, और वो जो टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं वो सारे के सारे गैस के जो मॉलिक्यूल है वो सेम होते हैं। कोई डिफरेंट टाइप ऑफ गैस ली तो वो भी सारे के सारे आपस में सेम होंगे, लेकिन पहली वाली और दूसरी वाली के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ये assumptions है। The molecules of a gas are identical, जो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है अभी भी कहा मैंने आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, रिजिड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस होते हैं, कि उनकी जो मास होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। थर्ड इसका पोस्टुलेट assumptions की बारे में बात कर रहे हैं, देयर मॉलिक्यूल साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के कंपैरिजन मॉलिक्यूलर की साइज बहुत नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाइज बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर की जो गैस होती है उसकी स्पीड किस किस के बीच में लाई करती है, तो लाई करती है 0 से इनफाइनाइट के बीच में। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मॉलिक्यूलर जो होती है उसकी स्पीड जो लाई करती है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज द फ्री पाथ। डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, कि भाई अगर इसके और इसके बीच में कॉलिजन हो रहा है और इसके और इसके बीच में कॉलिजन हो रहा है तो इन दोनों का जो मीन पाथ होगा वो कहलाता है फ्री पाथ, एंड मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, द नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेन कांस्टेंट। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स काम नहीं करता है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल टू एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव अमंग द मॉलिक्यूल्स ineffective due to the small masses and very high speed of the molecule। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इंपॉर्टेंट है, कुछ नियमों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट जो आपके है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। तो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, एक डब्बा है जिसमें बहुत सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेज फिल कर दी, ऑक्यूपाइंग अ गिवन वॉल्यूम
occupying a given volume is equal to the sum of partial pressure, sum of partial pressure, पहली वाली का, दूसरी वाली का, तीसरी वाली का, इन सब का जो पार्शियल प्रेशर का जो ऐड करेंगे, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर विच गैस वुड एक्सर्ट इफ इट अलोन ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर नॉन रिएक्टिंग गैस का जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो अलग अलग गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो ये क्या कहता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का नियम है। नेक्स्ट आपके आइडियल गैस इक्वेशन, पिछले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो पीवी बराबर किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है। पी आपका क्या होता है बेटा, प्रेशर, वी क्या होता है आपका वॉल्यूम, आर आपका क्या होता है कांस्टेंट, जिसे आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, टी क्या होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द इक्वलिटी फॉर द फोर वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स है जो अभी मैंने बताया, इन्वॉल्व इन बॉयल्स, ये लॉ भी पढ़ेंगे अपन, चार्ल्स का लॉ भी पढ़ेंगे, गेल-लुसाक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, कैन बी रिटन एज पीवी बराबर एनआरटी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इसका नियम क्या कहता है, देखिए एवोगाड्रो स्टेट दैट the equal volume of all the gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. This statement is called Avogadro hypothesis. Avogadro क्या कहता है कि equal volume of all the gases, अपन ने equal volume ले लिया सभी गैसेस का, under similar condition of a temperature और pressure contain equal number of molecule, कि हमने अगर किसी अलग अलग गैसों का equal number of volume ले लिया तो और उसमें कंडीशन क्या रखी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो एवोगाड्रो लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, कि एवोगाड्रो नंबर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द एवोगाड्रो नंबर। कितना होता है, 6.023 into 10 की पावर 23 पर ग्राम मोल होता है। एट एसटीपी और एनटीपी टी की वैल्यू कितनी लेंगे, 273 केल्विन, टी बराबर 1, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 22.4 लीटर ऑफ ईच गैस हैज 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो इन तीनों डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है एवोगाड्रो के अंदर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर वही पैरामीटर जो अपन आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर देखे थे, पीवीटी, इनके मिक्सचर, इनके आपस में म्यूचुअल रिलेशन पर बेस्ड जो नियम देखे जाते हैं वही क्या है, चार्ल्स लॉ। तो एट पर्टिकुलर कांस्टेंट आपका जो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो यू कैन से V अपॉन T इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो दिस लॉ इज गिवन बाय द चार्ल्स। तो चार्ल्स ने क्या नियम दिया कि एट अ पर्टिकुलर नेचुरल जो भी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन के जो कांस्टेंट है उसके ऊपर तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपका जो भी कांस्टेंट आ रहा है यानी V अपॉन T का जो रेशियो वो हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। आगे बात करते हैं गेल-लुसाक का नियम। तो गेल-लुसाक के नियम की कुछ स्टेटमेंट बेटा आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। गेल-लुसाक का नियम वही आइडियल गैस इक्वेशन के जो पैरामीटर है पीवीटी, इनके म्यूचुअल जो रिलेशनशिप अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं वो रिलेशनशिप उनके ऑनर पर उनके नाम से जाने जाते हैं। सिंपल सा, जैसे पिछले वाले में हमने क्या ध्यान रखा, पिछले वाले में हमने ध्यान रखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये किसने दिया, चार्ल्स ने, तो ये उसके ऑनर ने क्या कराया, चार्ल्स का नियम। इसी तरीके से गेल-लुसाक ने क्या कहा कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी P अपॉन T का जो रेशियो है वो अगर अपन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। नेक्स्ट बॉयल का नियम। बॉयल का नियम में वही अभी धारणा है पीवीटी, आपको यही कांस्टेंट ध्यान रखना है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो टीवी जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। कहने का मतलब P का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो वही चीजें काम आ रही है पीवीटी, इन लोगों के, इन टर्म के, इन पैरामीटर के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों को
बताना है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वॉल्यूम के। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम किसने कहा, बॉयल्स के अंदर कहा। तो यहाँ पर अपन अगर कह दें कि P दैट विल इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V, तो PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये किसने समझाया, बॉयल्स ने आपको बताया। तो दो नंबर के रूप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। पिछले चैप्टर में अपन आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। जो अभी आपने इतने सारे लॉज पढ़े, उन लॉज में काम आया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, PV दैट विल इक्वल टू nRT। तो P आपका प्रेशर, V आपका वॉल्यूम, R आपका कांस्टेंट और T आपका टेम्परेचर। तो R गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV बराबर nRT से जानी जाती है। तो कंबाइंड फॉर्म के अंदर अपन ने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए इफ n मोल्स इज द मास ऑफ द गैस देन वी राइट PV बराबर nRT। n आपके मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R आपका कांस्टेंट है, थर्मोडायनामिक में इसको डिटेल में पढ़ा था। Na Kb कहां से आया था, इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। T आपका क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यहां पर n की वैल्यू आप दे सकते हैं m अपॉन m, और m की वैल्यू कितनी है, Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस n, वेयर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, गैस ऑफ द मास ऑफ द गैस कंटेनिंग कैपिटल N मॉलिक्यूल्स। तो कैपिटल M मोलर मास, Na एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर अभी लॉ पढ़ा था अपन ने ना, 6.023 × 10⁻23। तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी। तो चैप्टर का नाम ही आप लोगों को पता है, थ्योरी पर बेस्ड है। तो कुछ पोस्टुलेट है, कुछ एविडेंस है, कुछ थ्योरी है। तो यहाँ पर पोस्टुलेट क्या दिया हुआ है, गैसेज आर टीनी मॉलिक्यूल्स इन मोस्टली एम्प्टी स्पेस। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग अपन ने देखी थी कि सारे के सारा कोई भी सब्सटेंस है वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो टीनी पार्टिकल जो है उसके अंदर पोस्टुलेट है। तो ये क्या कह रहा है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जो आप लोगों ने वहां पर फर्स्ट इसकी फर्स्ट आइडिया के अंदर पढ़ा आप लोगों ने, वही पोस्टुलेट के अंदर वापस से रिपीट हो रहा है। द मॉलिक्यूल्स मूव इन कांस्टेंट, रैपिड, रैंडम एंड स्ट्रेट लाइन मोशन, सेम एज इट इज आपके देखने को मिल रहा है। द मॉलिक्यूल्स कोलाइड क्लासिकली विद कंटेनर वॉल्स एंड वन अनदर। के कोई भी मॉलिक्यूल है वो कोई भी कंटेनर है ना, सपोज यहां से स्टार्ट हुआ, कटकर और वापस अपनी जगह पहुंचेगा। दैट इज इन इलास्टिक इन नेचर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। तो ये इसके कुछ आपको एविडेंस ध्यान रखने की, ये किसने कहा, ये चार्ल्स ने कहा, ये प्रॉपर्टी किसने दी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी। तो ये इसके एविडेंस है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर जब आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है तो उनकी साइज, उनका मास बहुत छोटा होगा, तो उनका वॉल्यूम भी छोटा होगा। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है आर सो स्मॉल दैट दे आर अज्यूम्ड टू हैव जीरो वॉल्यूम। तो जीरो वॉल्यूम क्यों होगा, क्योंकि टीनी पार्टिकल की वजह से। उसके बाद में देखिए गैसेस का जो बिहेवियर होता है आर इन कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी आप लोगों ने देखा पोस्टुलेट के अंदर इलास्टिक कोलिजन के, अगर दीवार से टकराती है तो वापस वहीं पर पहुंचती है, यानी एनर्जी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। हैव नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स टुवर्ड ईच अदर, कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। हैव एन एवोगाड्रो काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, देखिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज required to describe completely the position and configuration of the dynamical system is known as the number of degree of freedom of the system. The number of coordinate or independent quantity जो required to describe completely the position and configuration of the dynamic system is known as the degree of the freedom. इसका आपको F ध्यान रखना है। degree of freedom is represented by small f, एक्सप्रेस होती है 3n माइनस के। n की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम, k की जो वैल्यू है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी अलग होगी वो इसकी स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो आपको ये पता होना चाहिए मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वो पता होगी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए इट हैव ओनली 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 ट्रांसलेशन। द एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होती है? 3/2 kT। तो आप लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में तो ये आपको CV मिल जाएगा, क्योंकि CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम du अपॉन dt दैट विल इक्वल टू 3/2 into r। 3/2 into r। तो हमें पता है मेजर इक्वेशन Cp माइनस CV बराबर r। तो Cp की वैल्यू 5/2 into r है ना। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक गामा कितना आ जाएगा? Cp अपॉन CV 5/3 आ जाएगा मोनोएटॉमिक। इसी तरीके से डायएटॉमिक के लिए U की वैल्यू आपको पता है, तो आप लोग इसका T के रेस्पेक्ट में du/dt करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/2 into r। Cp आपको पता है Cp माइनस CV की हेल्प से ना, Cp माइनस CV बराबर r की हेल्प से आपने क्या निकाल दिया? Cp की वैल्यू निकाल दी। CV तो आपको यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपके पास Cp आ गया। Cp आ गया तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आपको क्या देगा? 1.5। इसी तरीके से डायएटॉमिक के लिए U की वैल्यू पता है आपको, U की वैल्यू से आपको क्या निकालना है? CV। तो CV आपने क्या कर दिया? एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डिफरेंशिएशन कर दिया तो T यहाँ पर 1 हो गया, तो CV की वैल्यू आ गई। अब आपने मेरे समीकरण में अप्लाई कर दिया Cp माइनस CV दैट विल इक्वल टू r। तो Cv पता है आपके पास, तो यहाँ से आपने Cp निकाल दिया, तो Cp की वैल्यू यहाँ पर आ गई। दोनों का रेशियो ले लिया, ये आपको गामा पता चल गया। इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक गैस के लिए अपन बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गैस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वन मॉलिक्यूल गैस, U का फार्मूला आपको पता है, U दैट विल इक्वल टू F/2 RT। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? CV आपने डिफरेंशिएट कर लिया एनर्जी को du/dt के रेस्पेक्ट के अंदर, तो आपको क्या मिल गया? CV। तो ये आपके पास आ गया F/2 r। मेजर इक्वेशन है Cp माइनस CV दैट विल इक्वल टू r। तो यहाँ से आपके पास Cp की वैल्यू आ गई, दोनों का रेशियो ले लिया, तो आपको पॉली के बारे में पता चल गया। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड थे। आज इस चैप्टर को अपन ने कंप्लीट किया है। अच्छे से देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। इसके अंदर जनरली थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, जैसे कि लॉ, डिफरेंट लॉ, एवोगाड्रो नंबर जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, है ना, चार्ल्स का नियम, आइडियल गैस इक्वेशन, पोस्टुलेट है ना, पोस्टुलेट आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। सबस्टेंस कितने होते हैं इस बारे के अंदर। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें आपको बताना है कि मोनो, बाई और पॉली के लिए आपके गामा का रेशियो कितना रहेगा। ये सिंपल सा आपका है ना। तो ये आपने बहुत अच्छे से देखा है ना। जितने क्लास 11 के बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। थैंक यू वेरी मच।